सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे प्रजातंत्र के सफल होने की दो शर्तें। दो शर्तें महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जो दो शर्तें बाबा साहब यहाँ पर रखते हैं कि अगर इन दो कंडीशंस को फॉलो किया जाता है तो निश्चित मानकर चलिए कि प्रजातंत्र सफल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि प्रजातंत्र होता क्या है, तो आज के अंबेडकर संदेश में हम प्रजातंत्र के बारे में भी बाबा साहब के शब्दों में ज़रूर बताएंगे। तो अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश। लेकिन सम्मानित साथियों, आपसे हमारा एक अनुरोध हमेशा की भांति आज भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, आवाज़ का ऑफिशियल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। अब बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें, इस विषय पर बाबा साहब का ये स्पीच होता है। 22 दिसंबर 1952 को बाबा साहब ये स्पीच देते हैं। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से बाबा साहब का यही स्पीच 22 दिसंबर 1952 का लेकर उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 287 से 288 तक। मात्र 10 मिनट की बात है। अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुने, ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। कल के ही अंबेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आज के अंबेडकर संदेश को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब कहते हैं प्रजातंत्र की जो दो शर्तें हैं वो कौन सी हैं प्रजातंत्र के सफल होने के लिए। पहली शर्त के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में प्रजातंत्र को सफलता से लागू होने की जो पहली शर्त है वो यह है कि समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए, शोषित वर्ग नहीं होना चाहिए, दमित वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे भारत देश के समाज व्यवस्था में ये बर्बरता का रूप धारण कर चुकी है, एक के पास विशेषाधिकार है और दूसरा वर्ग केवल कोल्हू का बैल है। इस प्रकार के वर्ग समाज में नहीं होने चाहिए, इस प्रकार के वर्ग समाज में नहीं होने चाहिए। समाज की इस व्यवस्था में, पद्धति में और विभाजन में खून से सनी क्रांति के बीज होते हैं और शायद इस रोग को नष्ट करना प्रजातंत्र के लिए असंभव होता है। गेटिसबर्ग के जिसका मैंने पहले जिक्र किया था अपने भाषण में, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। ढहा घर फिर खड़ा नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार आपका घर अगर गिर जाता है तो हूबहू वो नहीं खड़ा हो सकता। तो इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि इसका अर्थ लोग स्पष्ट तरीके से समझ नहीं पाए हैं। स्पष्ट है कि उसने ये दक्षिण और उत्तर के राज्यों के संघर्ष के संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी राज्यों में से आप और उत्तर के राज्यों में से इस प्रकार के विभाजनों में अगर हम विभाजित होकर रहेंगे तो विदेशी आक्रमणों का हम संगठित होकर सामना नहीं कर पाएंगे। उसने जब ढहा घर फिर खड़ा नहीं हो सकता कहा था, तब उसके मायने उसकी नज़र में पहले बताया अर्थ ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी संज्ञा तथा उसके वाक्य से इससे गहरा अर्थ प्रकट होता है। मेरी समझ में उसका मतलब आता है कि प्रजातंत्र के सफल होने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पैदा हुई गहरी खाई ही है। क्योंकि प्रजातंत्र में होता क्या है? प्रजातंत्र में कुचले लोगों को, दबे कुचले लोगों को, शोषितों को और मानवीय अधिकारों से वंचितों को और जो बोझ ढोने वाले बैल की ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के समान मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। प्रजातंत्र में विशेषाधिकार प्राप्त लोग उन लोगों से कम होते हैं जिनके पास विशेषाधिकार नहीं होते। प्रजातंत्र में बहुसंख्यकों का कानून ही निर्णायक माना जाने के कारण अल्पसंख्यक विशेषाधिकारी लोग अगर अपने खास अधिकारों का स्वेच्छा से और राजी खुशी से त्याग नहीं करते तो विशेषाधिकारी लोग और आम जनता के बीच पैदा होने वाली खाई के कारण प्रजातंत्र का खात्मा होगा और उसी में से कुछ और अलग पैदा होगा जो निहायत अलग किस्म का होगा।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित प्रजातंत्र व्यवस्था का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक विषमता ही प्रजातंत्र के विनाश के कारणों में से एक प्रमुख है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। प्रजातंत्र के सफल कामकाज के लिए आवश्यक दूसरी बात क्या है, दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त आपने बखूबी समझ ली है, दूसरी शर्त भी आपको समझ लेना चाहिए, विपक्ष का अस्तित्व। दूसरी शर्त है विपक्ष का अस्तित्व। सत्ता को कोसने वाले लोग न सिर्फ मैंने इस देश में देखे हैं बल्कि इंग्लैंड जैसे देशों में भी मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। यहाँ आने से पहले मैं एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था जिसे हंसार्ड सोसाइटी ने प्रकाशित किया है और उस पुस्तक का विषय है इंग्लैंड की प्रणाली। इस किताब में एक पूरा अध्याय इस विषय के लिए समर्पित है कि क्या प्रणाली अच्छी है और क्या प्रणाली को सहन किया जा सकता है। इस विषय पर काफ़ी मतभिन्नता है। मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि पक्ष पद्धति के विरोध में होने वाले सभी और इस संदर्भ में जो विरोधी पक्ष के विरोध में है ऐसे सभी लोग प्रजातंत्र की संकल्पना को लेकर गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए प्रजातंत्र यानी क्या, बाबा साहब कहते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करता, मैं प्रजातंत्र के कार्य के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के मायने हैं ना कहने की शक्ति, विरासत के अधिकार या स्वयं सत्ता से प्राप्त अधिकारों का प्रतिरोध यानी प्रजातंत्र। देश पर जिनकी सत्ता है उनके अधिकारों के बारे में कभी अस्वीकार करने का प्रयोग करना यानी प्रजातंत्र है। स्वयं सत्ता शासन व्यवस्था में अस्वीकार या नकारने का अधिकार नहीं होता। एक बार राजा की नियुक्ति होने के बाद आनुवंशिकता के या दैवीय अधिकार के आधार पर वह शासन करता है। हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाकर उसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या आपको लगता है कि मैंने पिछले 5 सालों में अच्छा काम किया है, और अगर ऐसा लगता है तो क्या आप मुझे फिर से नियुक्त करेंगे। राजा की सत्ता को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं होता, लेकिन प्रजातंत्र में जो सत्ता में होते हैं उन्हें हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाकर जनता से पूछना पड़ता है कि क्या जनता की राय में वे उनके हित की सोचने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके नियत जीवन में बदलाव लाने के लिए, सत्ता और अधिकार पाने के लिए योग्य या लायक हैं। इसी को मैं नकारने का अधिकार कहता हूँ। सत्ताधारी 5 सालों के अंत में जनता के सामने जाएं और इस दरमियान के समय में उनसे सवाल पूछने वाला कोई ना हो। ऐसे 5 वर्षीय नकारने के अधिकार से प्रजातंत्र संतुष्ट नहीं होता। लोगों की सत्ता की 5 वर्षीय दीर्घकालीन नकारने के अधिकार के प्रति ही सरकार जवाबदेह नहीं होती तो तत्काल नकारने की शक्ति की संसद में बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए शासन को वहीं और तत्काल चुनौती दे सकने वाले लोगों की प्रजातंत्र में बहुत आवश्यकता है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप ये सही तरीके से जान जाएंगे कि प्रजातंत्र यानी किसी को अखंडता से राज्य पर शासन करने का मिला हुआ अधिकार नहीं है। राज्य का अधिकार लोगों की मान्यता से बंधा होता है। संसद में उसे चुनौती दी जा सकती है। इससे आप समझ जाएंगे कि विपक्ष की एकता, विपक्ष की संकल्पना कितनी महत्वपूर्ण है। सत्ताधारियों द्वारा उनके पक्ष को ना मानने वाले लोगों के लिए किए गए का समर्थन करने को ही विपक्ष कहते हैं। दुर्भाग्य से अपने देश के सभी अखबार किसी एक कारण के लिए या अन्य कारणों के लिए मेरी राय के अनुसार विज्ञापनों द्वारा कमाई करने के साधन हैं। सामान्य साथियों, अब ये अखबार के बारे में, मीडिया के बारे में कल बात करेंगे। कल के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। आज हमने 2 शर्तें जो बाबा साहब ने यहाँ रखी, प्रजातंत्र को सफल बनाने की 2 शर्तें क्या हैं वो यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखी हैं। उन 2 शर्तों के माध्यम से आपने निश्चित रूप से आज बड़ा संदेश इस अम्बेडकर संदेश से लिया है। आज का प्रश्न यही है कि 2 शर्तें मुख्य रूप से कौन सी हैं, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है।
इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हमने ऐसे कर लिया। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।